दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा दांव जो भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा दांव हो, एक ऐसा दांव जिसके आश्रय समूचे राज्य की राजनीतिक जमीन को अलग अलग तरीके से बांटने और अपने अनुकूल करने की सोच हो, एक ऐसा दांव जिसके जरिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी वह भी निशान के साथ हड़पने की भी सोच हो, और एक ऐसा दांव जिसके मुख्यमंत्री की अपनी राजनीतिक कोई जमीन ना हो, और एक ऐसा दांव उस राज्य में आने वाले आधे दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट एक झटके में केंद्र के इशारे पर किसी दूसरे राज्य में चले जाएं। जिक्र महाराष्ट्र का हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शिवसेना की मौजूदगी आज से नहीं बीते 6 दशकों से है। इन 6 दशकों के भीतर शिवसेना को लेकर जो भी सवाल जिस भी रूप में खड़े हुए, उन सवालों के साए तले अक्सर यही बात गूंजती थी कि दरअसल हिंदुत्व का नारा जो बीजेपी देती है, जो आरएसएस देती है, उससे हटकर शिवसेना क्यों है। और जिस उग्र राजनीति के आश्रय बीजेपी की पहचान राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में है, उस राजनीति को पहचान के साथ किसी ने अगर जिया है तो वह शिवसेना ही है। और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के दौर में बाला साहब ठाकरे के साथ खड़े होने की सोच आरएसएस ने खींची थी, और आरएसएस उस जमीन पर चलना चाहती थी जिस जमीन पर उसे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा बीजेपी से अलग दिखाई ना दे। और शायद यही वो गठबंधन था जिस पे दांव अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में चला गया था। लेकिन परिस्थितियां पलट चुकी हैं, राजनीति पलट चुकी है, और दांव भी कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा है। शिवसेना को ही हड़प लिए और उसके चुनाव चिन्ह को ही हड़प लिए, वह भी उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एक छत्रप के साथ किसी एक व्यक्ति के नाम से जुड़ी रही, और उस एक व्यक्ति को लेकर कई केस चुनाव आयोग के दायरे में भी पहुंचे, और चुनाव आयोग ने खुले तौर पर यह भी कहा एक वक्त कि दरअसल डेमोक्रेसी शिवसेना के भीतर है नहीं और बाला साहब ठाकरे की हुकूमत चलती है। लेकिन अब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव आयोग ने अफरा तफरी में फैसला ऐसा सुना दिया जो शायद सुप्रीम कोर्ट भी झटके में गले से उतार ना पाए। और वही सुप्रीम कोर्ट जो 3 दिन के बाद फैसला देने वाला है, वो फैसला कहीं चुनाव आयोग के फैसले से उलट विधायकों के निलंबन या विधायकों को लेकर उनकी अपनी विधायकी पर अगर खतरा मंडरा गया और डिप्टी स्पीकर के फैसले को सही मान लिया गया तो क्या होगा। शायद भारत के राजनीतिक इतिहास के भीतर वह भी महाराष्ट्र को लेकर इससे पहले कोई प्रयोग हुआ है तो वह बंबई को लेकर प्रयोग हुआ था, जिस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र आपस में टकरा रहे थे, और नई परिस्थिति में वही गुजराती, वही मराठी, और उन्हीं सब के बीच मराठी मानुष और गुजरातियों के भीतर की एक मोटी लकीर उस राजनीतिक दायरे में आकर खड़ी हो गई है जिस पर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे खड़े हैं, जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। हमें लगता है कि आज चंद ऐसे पन्नों को पलटने की जरूरत है जिन पन्नों के आश्रय भारत के संसदीय लोकतंत्र का भविष्य भी आपको दिखाई दे, और महाराष्ट्र के भीतर की वह राजनीति की गूंज भी सुनाई दे जिसमें क्या सहानुभूति भर का मुद्दा है जो उद्धव ठाकरे के साथ जा रहा है, या पिता और पुत्र के साथ जुड़ी हुई राजनीतिक दल को बीजेपी के जरिए हड़पने की जो कोशिश हुई है उसके पीछे का वह राजनीतिक ज्ञान है जो एक नई राजनीतिक जमीन को बीजेपी के लिए क्या वाकई बना देगा। हमें लगता है आज हर पन्ने को खोल दीजिए, इन पन्नों के आश्रय कुछ बातों पर पहले गौर कीजिए। जब यह मामला जून के महीने में 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो 3 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि दरअसल हमने 10 दिन की सुनवाई क्या टाली, आपने इस दौर में शिंदे की सरकार बनवा दी। यह उस वक्त का जिक्र हम कर रहे हैं जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, और उससे ठीक पहले 10 दिनों के लिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी थी, और उसी बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और फिर लौटिए दोबारा दिल्ली के उस दरबार में जिस दरबार में सुप्रीम कोर्ट की गूंज
पर चर्चा हो रही थी कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट तो 21 तारीख को फैसला दे देगी और जो संविधान पीठ बैठी है 5 जजों की, उससे हटकर वह कुछ देखने को तैयार नहीं और अंदरूनी तौर पर अनुकूल स्थिति बीजेपी के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे के लिए नहीं है। तो अफरा तफरी और झटके में इस 3 दिनों के बाद फैसला होने से पहले ही एक फैसला चुनाव आयोग ने दे दिया कि दरअसल शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिया जाता है, क्योंकि हिसाब किताब से हमने देखा तो यह मान लिया कि मैथमेटिक्स है राजनीति, तो हमने जोड़ घटाव किया, सांसद किसके पास ज्यादा हैं, किसके पास विधायक ज्यादा हैं और किसके वोटों की संख्या ज्यादा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर बीजेपी के लिए यह गले की फांस बन गई, क्योंकि अब उसने जब परखना शुरू किया कि दर्जन भर प्रोजेक्ट तो वो भेज सकते हैं गुजरात के भीतर में और अलग अलग राज्यों में जो महाराष्ट्र में आने थे, जिसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट थे, और इसके बाद जो फैसले दिल्ली से लिए जा रहे थे एक के बाद एक, यानी महाराष्ट्र के भीतर मुंबई से महाराष्ट्र की सत्ता को हांका नहीं जा रहा था, वह दिल्ली के इशारे पर चल रही थी। तो क्या अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद जिस बिसात को बिछाया गया वह बीएमसी के चुनाव में उसका एसिड टेस्ट होना है और लोकसभा के चुनाव में उसके परिणामों को देखना है। लेकिन उससे पहले 3 बातें जो उभर कर आई, वह तीनों इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह भारत की राजनीति को भी प्रभावित करती है, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रभावित करती है और महाराष्ट्र के भीतर वोटर और नेता दोनों के संबंधों को पर भी प्रभाव सीधे तौर पर डालती है। 4 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझ नहीं जाता तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले। उसके बाद पूरे फैसले को जब संविधान पीठ में भेजा तो 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, संविधान पीठ में यह पूरा मामला ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की किसी भी कार्यवाही पर रोक है, वो कोई फैसला नहीं दे। और इस रोक के बाद जो शिवसेना की दावेदारी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से जो रोक हटाई गई वो 27 सितंबर को हटाई गई। लेकिन उसमें एक बात का जिक्र और था कि क्या इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देखने की स्थिति में चुनाव आयोग भी आएगा, क्योंकि मामला तो विधायकों की सदस्यता को रद्द करने तक का है और यही मामला शिंदे गुट के 16 सदस्यों की सदस्यता को रद्द करने को लेकर 25 जून को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो अतीत के पन्नों का पहला हिस्सा बहुत साफ कहता है कि क्या भारत के लोकतंत्र के भीतर सत्ता से करीबी चुनाव आयोग की है और सुप्रीम कोर्ट इस दौर में न्याय की परीक्षा कर रहा है। यह पहला सवाल अंतर्विरोध को भी दिखलाता है और सत्ता को लेकर चुनाव आयोग की निकटता और सुप्रीम कोर्ट से टकराव को भी दिखलाता है। दूसरा सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस इससे पहले रहा और चुनाव आयोग का जो फैसला रहा, अगर उसके अक्स तले मौजूदा वक्त में इस बात को परखने की कोशिश करें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो एक व्यक्ति के नाम से जुड़ी हुई हो और उसके अपने बेटे और भतीजे तक की लड़ाई महाराष्ट्र देख चुका हो, जहां राज ठाकरे तक को एक्सेप्ट करने की स्थिति में शिवसैनिक नहीं आए क्योंकि बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे हैं, तो यह भारत के भीतर की उस पारंपरिक और सांस्कृतिक समझ है जहां पर राजनीति की विरासत बच्चों को मिलती है, उसमें किसी दूसरे रिश्तेदार को नहीं मिलती है। और यहां पर मामला एकनाथ शिंदे के साथ तो एक शिवसैनिक ने अपने तौर पर आंकड़ों के आसरे चुनाव आयोग को अपने साथ कर लिया, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए, पहले एक क्षण के लिए उस पर गौर कीजिए, उसके बाद हम इसके भीतर की हकीकत आपको बताएंगे। विधानसभा के भीतर 55 एमएलए शिवसेना के जीत कर आए थे 2019 में, उसमें से 40 एमएलए चले गए एकनाथ शिंदे के साथ और 12 बाकी जो थे 40 के अलावे जो 15 बचे वह आ गए उद्धव ठाकरे के पास। उसके अलावे जो एमएलसी थे वह 12 के 12 एमएलसी उद्धव ठाकरे के पास हैं, एकनाथ शिंदे के पास कोई नहीं गया।
जो सांसदों की तादाद 19 सांसदों की थी, उसमें 13 सांसद चले गए शिंदे के साथ और बाकी के सांसद जो थे 6 सांसद वह रह गए उद्धव ठाकरे के साथ। 3 सांसद राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी वह भी रह गए उद्धव ठाकरे के साथ। तो क्या हिसाब किताब और क्रिकेट मैच और 2020 का खेल चल रहा है राजनीति के मद्देनजर? क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति ज्यादा रोचक इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर एक दो नहीं 80 से ज्यादा दफ्तर काम करते हैं शिवसेना के, और शिवसैनिकों की जो तादाद है अगर सिर्फ उसको वोटरों में तब्दील करके हम देखना शुरू करें तो शिंदे गुट के पास जितने विधायक हैं और उनकी जो वोटों की तादाद है वह तकरीबन 36.5 लाख वोटर है, और जो उद्धव ठाकरे के पास विधायक बचे उनके पास तकरीबन 11.25 लाख वोटर बचे। तो जाहिर है 3 गुना ज्यादा है। आप कहेंगे ठीक है, लेकिन इस राजनीति को बीजेपी ने जब परखना शुरू किया तो उसे यह भी समझ में आया कि दरअसल कांग्रेस तक के पास 56 लाख से ज्यादा वोटर के वोट उसे मिले। यहां तक कि शरद पवार के एनसीपी को भी 43 लाख से ज्यादा वोट मिले, और शिवसेना के नाम पर जो एकनाथ शिंदे खड़े हैं वो 36 लाख वोट है, और बीजेपी के पास 99 लाख वोट जरूर है। आंकड़ों के लिहाज से चीजों को जब आप परखना शुरू करेंगे तो एक चीज जानिए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने अभी तक आमना सामना चुनाव के मैदान पे नहीं किया है। शिवसेना टूटने के बाद भी ऐसी स्थिति में नहीं आई है कि दोनों एक दूसरे के साथ या आमने सामने आकर खड़े हो जाए। चुनावी मैदान में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और जो महाराष्ट्र के भीतर वोटरों की परिस्थिति है और उसमें जिन इलाकों में शिवसेना की मौजूदगी है, संयोग से हमारी टीम ने इसके लिए बड़ा शानदार काम किया। उसने बताया दरअसल ग्रामीण इलाकों में शिवसेना की पकड़ उतनी मजबूती नहीं है जो शहरी इलाकों में है। वो आप कह सकते हैं खास तौर से मुंबई समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में, और पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों में खास तौर से उसमें मराठवाड़ा तक अगर आप चले जाते हैं, उस हिस्से को छूते हैं तो लगभग 8 जिले ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान और शिवसेना को लेकर उसके चुनाव चिन्ह और नाम की सोच और उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे को लेकर परिवार की सोच, इसका ज्ञान यहां पर लगभग 92% लोगों के पास है। यानी अज्ञानता यहां नहीं है इस रूप में कि जहां पर नाम है, जहां पर चुनाव चिन्ह है, वोट वहीं पर मिल जाए। और इसको भी परखा गया, जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जो शिफ्ट हुए, प्लस एकनाथ शिंदे भी जो 40 विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर भी 95% से 91%, 95% के बीच में ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है कि दरअसल बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं और बाप का विरासत तो बेटा ही संभालता है। और एकनाथ शिंदे जो बार बार आनंद दीघे का जिक्र करते हैं और उसके साथ बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हैं, तो यह टकराव उस इलाके जो ठाणे का इलाका है वहां पहले से रहा है। यानी एक लिहाज से मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनकी ताकत संवैधानिक तौर पर उन्हें प्रशासनिक तौर पर जो मिल गई, उसने उनकी सुरक्षा के दायरे को बना दिया। सत्ता साथ में है तो पुलिस साथ में रहेगी, सत्ता साथ में है तो कोई भी पॉलिसी बनेगी वह अपने अनुकूल बनाएंगे। लेकिन इन इलाकों के साथ साथ समूचे महाराष्ट्र के भीतर जो 3 सवाल हैं उसके दायरे में बीजेपी खड़ी है, और बीजेपी चाहती है कि दरअसल वो सारी असफलता का ठीकड़ा बीजेपी के मत्थे ना पड़े, वो एकनाथ शिंदे के मत्थे पड़े जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन ही नहीं है। तो इसको लेकर भी एक परीक्षण निकल कर आया जो शरद पवार ने बहुत सामान्य तरीके से इंगित किया कि इमरजेंसी के दौर में जब इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी और अपना चुनाव चिन्ह बनाया, उसके बाद तो उनके उस चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर कांग्रेसी वोटर इस देश में हिला नहीं, क्योंकि पहचान उन्हीं से जुड़ी हुई थी। इसीलिए जो भी इस देश के भीतर में अलग अलग कांग्रेस खड़ी हुई,
उसमें किसी की हैसियत इस रूप में निकल कर नहीं आई कि वो कांग्रेस को चुनौती दे सके, वो कांग्रेस ओ हो या किसी दूसरे नाम पर हो। इसमें एक उदाहरण और लेना चाहिए जगन रेड्डी का। जगन रेड्डी ने तो पिता को खोया, पार्टी को खोया, सब कुछ खोया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समूचे आंध्र प्रदेश को अपनी यात्रा के जरिए मत दिया, यह सोच एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है, क्योंकि वह विधायक से बगावत करके सीधे मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद वह रिमोट में तब्दील हो गए और रिमोट में तब्दील होने के बाद महाराष्ट्र के भीतर की जो परियोजनाओं का खाका था, बजट का एलोकेशंस था और जिन जिन जगहों पर जिन जिन को लाभ मिलना था, उसमें ज्यादा लाभ बीजेपी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए मिला। लेकिन अब यहां से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है। बीते 3 दशकों से या 3.5 दशकों से अगर आप जिक्र करें तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ती रही। पहली बार लकीर खिंची थी 2014 के चुनाव में और उस समय वसूली पार्टी के तौर पर किसी और ने आरोप शिवसेना पर नहीं लगाया या उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे। उनको भाषण जो होते थे, चूंकि 2014 में चुनाव, लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के जो 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिसमें एक झारखंड है, हरियाणा है और महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के भीतर उसी वक्त से शिवसेना को दरकिनार करने की स्थिति और सोच बीजेपी ने पाल ली। और उसकी सबसे बड़ी वजह गुजरातियों को महाराष्ट्र और मुंबई के भीतर जो स्पेस चाहिए और उस स्पेस में कोई दखल शिवसेना की नहीं चाहिए, इस सोच के साथ जो गुजरातियों के हक में परिस्थितियों को खड़ा करना शुरू किया गया, वह लगातार जारी है। और शायद इसीलिए उस दौर में जब एक खटपट शुरू हुई तो रात के अंधेरे में या कहें सुबह की सूरज फूटने से पहले भी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस ने ले ली थी, तब यह सवाल खड़ा हुआ था कि कितनी जरूरत है बीजेपी को मुंबई पर कब्जा करने की। और लेकिन बीएमसी चुनाव एक ऐसे टेस्ट के तौर पर होगा। लेकिन यहां पर 3 सवाल फिर बीजेपी की उस राजनीति को लेकर जिसमें एकनाथ शिंदे की राजनीतिक जमीन नहीं, देवेंद्र फडणवीस जाति के लिहाज से बीजेपी की उस राजनीतिक दायरे में फिट नहीं बैठते हैं जहां पर ओबीसी का बोलबाला है, और तीसरी परिस्थिति है कि महाराष्ट्र से सटे हुए गुजरात के हक में महाराष्ट्र के ही परियोजनाओं को शिफ्ट करा के और गुजरात के लोगों को मुंबई के जरिए किस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बाजार को मुनाफे के तौर पर चखाया जाए, इस राजनीति को लगातार ढील दी गई। अब यहां पर एक दूसरी चीज निकल कर आती है। अगर चुनाव आयोग ने परखा वोटरों के हिसाब से, लेकिन उसके पैरेलल में 3 चीज और है जो शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण है। एक, उसका अपना शिवसैनिकों का कैडर है। दूसरा, बीएमसी के भीतर बैठे हुए पार्षद हैं जो अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, शिवसैनिक शिफ्ट नहीं हुए हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि इस दौर में शिवसेना ने अपनी राजनीतिक जमीन में शरद पवार और कांग्रेस यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो एक नया प्रयोग किया है, उस प्रयोग में पहली बार सहानुभूति मुस्लिमों की भी जो एंटी शिवसैनिक होते थे या एंटी शिवसेना थे, वह भी इस दौर में झलक रहा है। जो खतरे की घंटी बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि शिवसेना अपने तौर पर बीजेपी की तुलना में महाराष्ट्र में कहीं ज्यादा बड़ी हिंदुत्ववादी ताकत के तौर पर मौजूद है। और इसी पाठ को लेकर आरएसएस के राजनीतिक प्रयोग में शिवसेना और बीजेपी निकट आए थे, लेकिन अब वह दूर हो चले हैं। यह बड़ा सवाल है। उसके बाद का जो सवाल है वो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मराठा यानी मराठी मानुष और मुस्लिमों की सहानुभूति अगर निचले स्तर तक चली गई है तो फिर शिवसैनिकों की उग्र स्थिति को इस दौर में आप नहीं देखिएगा। वह सामान्य तौर पर घर घर जाके जो संवाद बना रहे हैं, जिसका जिक्र आज उद्धव ठाकरे ने किया कि हर घर में जाके बताओ कि दरअसल हमारे चुनाव चिन्ह को चुरा लिया और हमारे पिता को भी ले गए। ऐसी राजनीतिक स्थिति देश के भीतर कहीं आपको देखने को नहीं मिली होगी। अब यहां पर 1-2 नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह भी हो चला है, क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे महाराष्ट्र बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होता है?
और ध्यान दीजिए 2014 का चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, 2019 का चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या बीएमसी का चुनाव हो, इन परिस्थितियों में शिवसेना को खारिज कर पाने की स्थिति में बीजेपी नहीं आ पाई। एनसीपी और कांग्रेस तो शिवसेना के साथ खड़ी नहीं थी, वो तो सत्ता के लिए गठजोड़ जो बना सो बना, लेकिन उस गठजोड़ को भी खारिज करने से पहले उन्हीं शिव सैनिकों को साथ लेकर जब बीजेपी खड़ी हो गई तो वह सोच एक झटके में खारिज हो गई जो कल तक बीजेपी कहती थी कि दरअसल एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर शिवसेना खड़ी हो गई, और यहां तो 40 शिव सैनिकों को साथ लेकर सत्ता के भीतर ठसक के साथ बीजेपी बैठ गई और राजनीतिक प्रयोग की राजनीतिक जमी इस दौर में हिंदूवादी और बाकी परिस्थितियों के साथ भी अगर खिसक रही है तो अगला सवाल बीएमसी चुनाव नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा और 2024 में ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। और अब यहां ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि 48 सीटों पर जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, 18 सीट शिवसेना ने जीती थी। यानी दोनों मिलते हैं तो यह गजब का केमिकल है। बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ें और नरेंद्र मोदी अगुवाई करते हुए केंद्र में दिखाई दें तो यह किस रूप में है। यहां पर ना एनसीपी मायने रखती है, ना कांग्रेस, ना कोई और मायने रखता है, और कमोवेश यह स्थिति पहली बार बिगड़ गई है। और अगर इसी स्थिति को विधानसभा में जब आप ले आइएगा तो विधानसभा में भी बीजेपी ने 2014 में 122 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में 105 सीट पर आ गई। उस वक्त शिवसेना के साथ खड़ी थी। तो इस कॉकटेल को भी समझिए कि उस समय अलग अलग लड़ रहे थे। 122 और 63 सीट शिवसेना लेती है 2014 में, उसके बाद दोनों कम होते हैं, वह 105 होती है और ये 56 होते हैं। लेकिन सरकार इनकी नहीं बनती है क्योंकि टकराव मुख्यमंत्री पद को लेकर होता है, और शिवसैनिकों के भीतर से किसी को मुख्यमंत्री पद देना यह राजनीति का दूसरा मोड़ था कि हम ठाकरे परिवार के खिलाफ हैं, हम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की राजनीति के खिलाफ हैं। हम शिवसेना के खिलाफ नहीं है, हम शिवसैनिकों के खिलाफ नहीं है, हम उस ठाकरे परिवार के खिलाफ हैं। तो यहां से सवाल शुरू हुआ कि ठाकरे की अपनी राजनीति जिस मराठी मानुष के भीतर बेरोजगारी, महंगाई, उस दौर की जरूरत और उसकी अस्मिता के सवाल के साथ जी रही थी, क्या मौजूदा वक्त में वह एक नए तरीके से शिवसेना की सहानुभूति के साथ जुड़ तो नहीं रही है। और 48 सीट महाराष्ट्र के, यानी बार बार हम जिन बातों का जिक्र करते हैं उसमें बीजेपी ने अपने तीनों पुराने गठबंधन को खोया है। नीतीश कुमार को बिहार में, बादल परिवार को पंजाब में और ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र में। साथ में कोई नहीं है जो छिटपुट तरीके से साथ लेकर चलने की स्थिति थी। यह प्लानिंग जो थी एक झटके में बीजेपी के भीतर के जो तमाम चाणक्य लगे हुए हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके सामने दोहरी मुश्किल इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कदम कितना गैर लोकतांत्रिक है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका मैसेज बहुत साफ है कि यह बीजेपी के कहने पर हुआ। और 3 लोगों के पैनल ने जो लगभग 100 पन्नों की रिपोर्ट जो तैयार की उसमें सिवाय मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं है, लेकिन राज्य के तमाम हेडक्वार्टर्स जो 80 से ज्यादा हैं शिवसेना के जो दफ्तर है वहां पर अभी भी उद्धव ठाकरे का कब्जा है। जो शिवसैनिकों के भीतर जो छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 2.25 लाख है, वह भी उद्धव ठाकरे के साथ है। और जो 40 विधायक है और उनके जो समर्थकों की टोली है वह एक लिहाज से एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन यह तो चुने हुए लोग थे जो शिवसेना के टिकट पर जीते थे और इनका दबाव था कि किसी भी हालत में हमारा चुनाव चिन्ह हमें मिल जाए तो हम दोबारा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी की मुश्किल ज्यादा बड़ी हो गई है कि रिमोट से महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे के आश्रय चलाया तो जा सकता है, रिमोट के आश्रय इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए तो जा सकते हैं, कुछ घुड़की अदालत की तरफ भी जाती है, लेकिन इन परिस्थितियों में अगर चुनावी जीत नहीं मिलती है जिसकी कोई जीत की जमी ही नहीं है तो फिर मुश्किल आने वाले वक्त में इसलिए बुरी होगी कि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी कहीं पूरे तरीके से साफ ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ गडकरी हैं, दूसरी तरफ फडणवीस है
और दोनों दिल्ली की राजनीति में फिट बैठते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।